पश्चिम बंगाल से इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है, उसने पूरे देश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को नई बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य का माहौल पूरी तरह बदलता दिखाई दे रहा है। जिन इलाकों में कभी प्रशासन कदम रखने से पहले 100 बार सोचता था, वहां अब कानून का डंडा पूरी मजबूती के साथ चलता नजर आ रहा है। हावड़ा की तंग गलियों से लेकर सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्रों तक बुलडोजरों की आवाज एक नए संदेश के रूप में गूंज रही है कि अब सत्ता का मतलब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की सख्त वापसी है। वर्षों से राजनीतिक संरक्षण में पल रहे भूमाफियाओं, अवैध कब्जाधारियों और संगठित नेटवर्क में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। जिन लोगों को कभी लगता था कि सत्ता की छत्र छाया उन्हें हर कार्रवाई से बचा लेगी, अब वही लोग प्रशासनिक सख्ती के सामने कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। राज्य के कई इलाकों में अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और प्रशासन यह संदेश देने में जुटा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने जिस तेजी और आक्रामक अंदाज में प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय किया है, उसने विरोधियों को भी चौंका दिया है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अपराध, कब्जा, तस्करी और राजनीतिक संरक्षण वाले नेटवर्क के खिलाफ बिना किसी दबाव के कार्रवाई की जाए। यही कारण है कि लंबे समय से विवादों में रहने वाले कई क्षेत्रों में अचानक माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। रात के अंधेरे में चलने वाले अवैध कारोबारों पर नजर रखी जा रही है, सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है और प्रशासनिक अधिकारियों को जवाबदेही के दायरे में लाया जा रहा है। आम जनता के बीच भी यह चर्चा तेज हो गई है कि बंगाल अब पुराने राजनीतिक ढर्रे से बाहर निकलकर एक नए मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, जहां प्रशासनिक सख्ती को सबसे बड़ा हथियार बनाया जा रहा है। राज्य की सड़कों पर अब सिर्फ राजनीतिक नारे नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और कार्रवाई की चर्चाएं सुनाई दे रही हैं। कई जगहों पर लोग खुलकर यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि वर्षों बाद उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार सीधे जमीन पर उतरकर फैसले ले रही है। विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताने में जुटा है, लेकिन सरकार समर्थक इसे व्यवस्था सुधार की शुरुआत कह रहे हैं। बंगाल की राजनीति में लंबे समय तक जिस प्रकार हिंसा, कटमनी, अवैध कब्जे और स्थानीय दबंगों के प्रभाव की चर्चा होती रही, अब उसी बंगाल में प्रशासनिक सख्ती की नई कहानी लिखे जाने का दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर देश के दूसरे राज्यों तक इस बदलाव पर नजर रखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह मॉडल लंबे समय तक जमीन पर प्रभावी रहता है तो यह आने वाले चुनावों और राष्ट्रीय राजनीति दोनों को प्रभावित कर सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कार्रवाई सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं दिखाई जा रही, बल्कि लगातार जमीनी स्तर पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासनिक बैठकों में अधिकारियों से सीधे जवाब मांगे जा रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जा रही। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ी है और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही अवैध कब्जों को हटाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें कई प्रभावशाली नाम भी कार्रवाई के दायरे में आ रहे हैं। यही कारण है कि राज्य में एक नई राजनीतिक और प्रशासनिक ऊर्जा दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय चाय की दुकानों तक सिर्फ इसी बदलाव की चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे बंगाल में कानून के राज की वापसी बता रहे हैं, तो कुछ इसे सख्त प्रशासनिक प्रयोग मान रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां सत्ता परिवर्तन के साथ प्रशासनिक भाषा और कार्रवाई दोनों का अंदाज बदल चुका है। आने वाले समय में यह बदलाव कितना स्थायी साबित होगा और इसका राजनीतिक असर कितना व्यापक होगा, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की धरती पर इस वक्त जो कुछ भी घट रहा है, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हाल ही के चुनावी नतीजों के बाद बंगाल की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का चेहरा एकदम बदल चुका है। नई सरकार बनते ही और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शुभेंदु अधिकारी के बैठते ही राज्य में कानून का ऐसा हंटर चला है जिसकी गूंज सीमा पार बांग्लादेश तक सुनाई दे रही है। दशकों से जिस राज्य को लेकर यह कहा जाता था कि वहां तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है,
उसी बंगाल में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर अपराधियों और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सीधा एक्शन शुरू हो चुका है। हावड़ा से लेकर मालदा और उत्तर 24 परगना के सुदूर इलाकों तक हर उस जगह पर कार्रवाई की जा रही है जहां कानून को ठेंगे पर रखा गया था। प्रशासनिक गलियारों में इसे बंगाल का योगी मॉडल कहा जा रहा है, जिसमें अवैध तरीके से रह रहे लोगों और उन्हें पालने पोसने वाले राजनीतिक आकाओं की रातों की नींद उड़ गई है। सवाल है कि पश्चिम बंगाल में आखिर ऐसा क्या हो गया कि आधी रात को हावड़ा स्टेशन के बाहर पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। आखिर क्यों बुलडोजरों की आवाज सुनते ही सालों से जमे लोगों में भगदड़ मच गई? आखिर क्यों बांग्लादेश भारत के इस एक्शन से इतना कांप रहा है? और आखिर क्यों बंगाल की राजनीति में अब योगी मॉडल शब्द सबसे ज्यादा गूंज रहा है? इस प्रशासनिक बदलाव का सबसे पहला और बड़ा धमाका हावड़ा रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर देखने को मिला। हावड़ा स्टेशन सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है, जहां से रोजाना लाखों की संख्या में यात्री अपनी मंजिलों के लिए निकलते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से इस वीआईपी इलाके की सूरत बेहद खराब हो चुकी थी। स्टेशन के ठीक सामने गंगा घाट के किनारे और बस स्टैंड के आसपास के पूरे फुटपाथ पर अवैध दुकानों और कच्चे पक्के ढांचों का ऐसा मकड़जाल खड़ा कर दिया गया था जिससे आम लोगों का पैदल चलना भी दुर्भर हो चुका था। प्रशासन और रेलवे की नाक के नीचे सरकारी जमीन पर सरेआम कब्जे चल रहे थे और शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही साफ कर दिया कि जनता की सहूलियत और कानून की धमक से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसी का नतीजा था कि बिना किसी ढिलाई के देर रात प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल के साथ हावड़ा स्टेशन के बाहर पहुंच गया। जब पूरा शहर सो रहा था तब हावड़ा स्टेशन के बाहर सरकारी बुलडोजरों के इंजनों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। इस महाअभियान को अंजाम देने के लिए रेलवे के आईओडब्ल्यू विभाग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ और हावड़ा सिटी पुलिस के आला अधिकारी खुद जमीन पर उतरे हुए थे। किसी भी संभावित हंगामे, विरोध प्रदर्शन या कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति से निपटने के लिए पूरे स्टेशन परिसर और उसके बाहरी इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। जैसे ही बुलडोजरों ने फुटपाथों और रास्तों पर जमी अवैध दुकानों को ढाना शुरू किया, सालों से वहां पैर जमाए बैठे कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने बिना किसी राजनीतिक दबाव या नरमी के पक्के और कच्चे सभी अवैध निर्माणों को पूरी तरह से मलबे में मिला दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हावड़ा के इतिहास में अतिक्रमण हटाने की यह अब तक की सबसे कड़क और बड़ी कार्रवाई है, जिसने यह साबित कर दिया है कि नए बंगाल में अब किसी भी अवैध काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हावड़ा स्टेशन के बाहर की सड़कें अब पूरी तरह से साफ और खुली नजर आने लगी हैं, जिससे लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। इस कार्यवाही के जरिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को एक सीधा और साफ संदेश दे दिया है कि वीआईपी और संवेदनशील इलाकों को जाम और अतिक्रमण से मुक्त रखना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। अधिकारियों ने मौके पर ही चेतावनी जारी कर दी है कि अगर किसी ने भी दोबारा रेलवे या सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की हिमाकत की तो बुलडोजर फिर से चलेगा और इस बार कार्रवाई और भी ज्यादा सख्त होगी। वैसे यह बुलडोजर एक्शन सिर्फ हावड़ा तक ही सीमित नहीं है। इस पहले भी कोलकाता के तिलजला और उत्तर 24 परगना जिले के हसनाबाद इलाके में इसी तरह अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीनों को मुक्त कराया गया था, जिससे साफ है कि यह कोई तात्कालिक कार्यवाही नहीं बल्कि पूरे राज्य की सफाई का एक बड़ा अभियान है। लेकिन इस कहानी का दूसरा और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पहलू उत्तर 24 परगना जिले के हिंगलगंज इलाके से सामने आया है, जिसने पश्चिम बंगाल में चल रहे एक बहुत बड़े सुरक्षा खतरे को बेनकाब कर दिया है। हिंगलगंज पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से एक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए को दबोचा, जिसकी पहचान शाहिदुल गाजी के रूप में हुई है। पुलिस की जांच और पूछताछ में जो सच सामने आया उसने राज्य के सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में इस समय जो बदलाव दिखाई दे रहा है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
राज्य के कई इलाकों में लगातार चल रही प्रशासनिक कार्रवाइयों ने यह संकेत दे दिया है कि अब सरकार अवैध कब्जों, अतिक्रमण, भूमाफियाओं और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ के मामलों में किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। हावड़ा से लेकर उत्तर 24 परगना तक जिस तरह बुलडोजरों की गूंज सुनाई दे रही है, उसने वर्षों से जमे अवैध नेटवर्कों में भारी बेचैनी पैदा कर दी है। प्रशासन ने साफ शब्दों में यह संदेश दे दिया है कि सरकारी जमीनों, रेलवे संपत्तियों और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए अब बंगाल में कोई जगह नहीं बची है। यही वजह है कि राज्य के कई संवेदनशील इलाकों में अब दिन रात अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है और अवैध निर्माणों को जड़ से खत्म किया जा रहा है। हावड़ा में हुई हालिया कार्रवाई को स्थानीय लोग ऐतिहासिक बता रहे हैं। वर्षों से स्टेशन के आसपास की सड़कें अवैध दुकानों, झोपड़ियों और कब्जों के कारण इतनी संकरी हो चुकी थीं कि आम यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। रोजाना लाखों लोग हावड़ा स्टेशन से गुजरते हैं, लेकिन जाम और अव्यवस्था के कारण यहां की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। प्रशासन ने जब कार्रवाई शुरू की तो कई लोगों को लगा कि यह सिर्फ औपचारिकता होगी और कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह अलग थी। बुलडोजरों ने बिना किसी भेदभाव के पक्के और कच्चे सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था और अधिकारियों ने साफ कर दिया था कि किसी भी तरह की राजनीतिक सिफारिश या दबाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही वजह रही कि वर्षों से कब्जा जमाए बैठे लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका है। इस कार्रवाई के बाद हावड़ा स्टेशन के बाहर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले हर समय भीड़, अवैध ठेले और जाम का माहौल दिखाई देता था, वहां अब सड़कें खुली और व्यवस्थित नजर आने लगी हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार हावड़ा के आसपास इतना बड़ा सफाई अभियान देखा है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में भी बड़ा सुधार आएगा। कई व्यापारियों ने भी माना कि अवैध कब्जों के कारण वैध कारोबार प्रभावित हो रहा था और अब हालात सुधरने की उम्मीद है। इस पूरे अभियान के जरिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासनिक मशीनरी को एक बेहद सख्त संदेश देने की कोशिश की है। सरकार का कहना है कि संवेदनशील और वीआईपी इलाकों को अतिक्रमण मुक्त रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं भी सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश हुई तो तुरंत बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। यही कारण है कि अब राज्य के कई जिलों में प्रशासन पहले से ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है। पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन मिलकर लगातार ऐसे स्थानों की पहचान कर रहे हैं जहां अवैध निर्माणों का जाल फैला हुआ है। यह आम मेकेडे अभियान सिर्फ हावड़ा तक सीमित नहीं है। इससे पहले कोलकाता के तिलजला और उत्तर 24 परगना के हसनाबाद इलाके में भी बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों को हटाया गया था। प्रशासन ने सरकारी जमीनों को खाली करवाकर यह साबित कर दिया कि अब किसी भी इलाके में अवैध कब्जों को संरक्षण नहीं मिलेगा। तिलजला में वर्षों से बनी अवैध झुग्गियों और निर्माणों पर जब बुलडोजर चला तो इलाके में भारी हलचल मच गई थी। कई स्थानीय लोगों ने पहली बार देखा कि प्रशासन बिना किसी डर के कार्रवाई कर रहा है। हसनाबाद में भी इसी तरह की सख्ती दिखाई गई, जहां सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया। इन कार्रवाइयों ने यह साफ कर दिया है कि राज्य सरकार अब पूरे बंगाल में एक बड़े सफाई अभियान की तैयारी कर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला उत्तर 24 परगना जिले के हिंगलगंज इलाके से सामने आया। यह इलाका बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब माना जाता है और लंबे समय से यहां घुसपैठ की घटनाओं को लेकर चिंता जताई जाती रही है। हाल ही में स्थानीय ग्रामीणों की सतर्कता और पुलिस की सक्रियता के कारण एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसकी पहचान शाहिदुल गाजी के रूप में हुई। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि वह अवैध तरीके से सीमा पार करके भारत में दाखिल हुआ था। पुलिस ने जब उसके दस्तावेजों और गतिविधियों की जांच शुरू की तो कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से फर्जी पहचान के सहारे इलाके में रह रहा था और स्थानीय स्तर पर खुद को भारतीय नागरिक बताकर पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था। इस घटना ने राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है।
अधिकारियों का कहना है कि सीमा से लगे इलाकों में अवैध घुसपैठ का नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा संगठित हो चुका है। कई मामलों में फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल करके घुसपैठियों को स्थानीय पहचान दिलाने की कोशिश की जाती है। यही कारण है कि अब प्रशासन डिजिटल सत्यापन और दस्तावेजों की गहन जांच पर जोर दे रहा है। पुलिस का मानना है कि अगर समय रहते ऐसे नेटवर्कों को नहीं रोका गया तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। हिंगलगंज की घटना के बाद सीमा से लगे कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है और स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों की सतर्कता के कारण ही इस मामले का खुलासा हो पाया। अब प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि किसी भी अवैध घुसपैठिए को राज्य में शरण न मिल सके। इसके लिए सीमा क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और संदिग्ध दस्तावेजों की जांच की जा रही है। राजनीतिक गलियारों में भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। समर्थकों का कहना है कि सरकार आखिरकार उन मुद्दों पर कार्रवाई कर रही है जिन्हें वर्षों तक नजरअंदाज किया गया। उनका मानना है कि अवैध कब्जों और घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदम उठाना राज्य की सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी है। वहीं विपक्ष इस अभियान को राजनीतिक नजरिए से देख रहा है और सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर आम लोगों का एक बड़ा वर्ग प्रशासन की सख्ती का समर्थन करता दिखाई दे रहा है। हावड़ा से लेकर हिंगलगंज तक चल रही इन कार्रवाइयों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल इस समय एक बड़े प्रशासनिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सरकार अब कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और सरकारी संपत्तियों की रक्षा को लेकर पहले से ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है। बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माण हटाने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह एक राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश का प्रतीक बन चुकी है। आने वाले समय में यह अभियान कितना बड़ा रूप लेता है, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। यह आरोपी साल 2007 में बेहद शातिर और अवैध तरीके से भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके भारत के भीतर घुसा था। भारत में एंट्री करने के बाद उसे किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय पंचायत सदस्य जयनाल आबेदीन के घर में पनाह मिली। यानी जिसे देश की सीमा के भीतर कदम रखने का कोई कानूनी हक नहीं था, उसे सत्ताधारी दल के नेता ने अपने घर में छिपा कर रखा। शाहिदुल गाजी ने खुद मीडिया और पुलिस के सामने कबूल किया है कि 2007 में भारत आने के बाद टीएमसी नेता जयनाल आबेदीन ने न सिर्फ उसे अपने पास काम पर रखा, बल्कि भारतीय नागरिकों को मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज भी फर्जी तरीके से तैयार करवा दिए। आरोपी की तस्वीर लेकर उसका फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाया गया और इतना ही नहीं, उसके पिता का भी वोटर कार्ड गुलाम गाजी नाम के एक परिचित के जरिए फर्जी तरीके से तैयार करवाया गया। इसके बाद पूरे सिस्टम की आंखों में धूल झोंकते हुए उसका आधार कार्ड भी बनवा दिया गया। सोचिए, जो विदेशी नागरिक अवैध रूप से सीमा पार करके आया था, वह भारतीय दस्तावेजों के दम पर खुद को पूरी तरह भारतीय साबित कर चुका था। वह हिंगलगंज के सैंडलबिल इलाके में नेता के मछली बाजार में काम करता था। उसने वहीं पर शादी भी कर ली और उसके बच्चे भी शान से वहीं रह रहे थे। जब यह पूरा राज खुला तो आरोपी टीएमसी नेता जयनाल आबेदीन और उसका पूरा परिवार इलाके से फरार हो गया, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना के बाद बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है, क्योंकि स्थानीय लोगों का साफ आरोप है कि उन्होंने पहले भी कई बार हिंगलगंज थाने में अवैध घुसपैठ की लिखित और मौखिक शिकायतें दी थीं, लेकिन पिछली सरकार के समय पुलिस ने वोट बैंक के दबाव में कोई कदम नहीं उठाया। थक हार कर इस बार ग्रामीणों ने खुद हिम्मत दिखाई और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस पर भाजपा के स्थानीय नेता पलाश सरकार ने साफ और आक्रामक शब्दों में चेतावनी दी है कि अब राज्य की पुलिस किसी राजनीतिक दल की गुलाम नहीं है, बल्कि पूरी तरह से निष्पक्ष होकर राष्ट्रहित में काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि जो भी टीएमसी नेता या रसूखदार व्यक्ति देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करके अवैध घुसपैठियों को पनाह देगा या उनके फर्जी दस्तावेज बनवाएगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
अब यह समझना बेहद जरूरी है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस नए कड़े रुख और बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों को दिए गए फ्री हैंड से बांग्लादेश के भीतर और भारत में बैठे उसके मददगारों में इतना खौफ क्यों है। इसके पीछे कई रणनीतिक और जमीनी कारण हैं जिन्हें विस्तार से जानना जरूरी है। पहला कारण यह है कि नई सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को साफ निर्देश दिए हैं कि सीमा पार से होने वाली किसी भी अवैध गतिविधि या घुसपैठ को कतई बर्दाश्त न किया जाए। पहले जहां सीमा सुरक्षा बलों को स्थानीय पुलिस से वह सहयोग नहीं मिल पाता था जिसकी जरूरत होती थी, वहीं अब पुलिस खुद आगे बढ़कर बॉर्डर एरिया में गश्त बढ़ा रही है और संदिग्धों की धरपकड़ कर रही है, जिससे घुसपैठ के पुराने रास्ते पूरी तरह बंद हो रहे हैं। यह समझना बेहद जरूरी है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क और प्रशासनिक सख्ती जैसे मुद्दे अचानक इतने बड़े राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा क्यों बन गए हैं। हाल के वर्षों में राज्य की राजनीति में जिस तरह से सुरक्षा, पहचान और सीमा प्रबंधन को लेकर बहस तेज हुई है, उसने न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन राजनीतिक मंचों, जनसभाओं और मीडिया बहसों में जिस तरह सीमा सुरक्षा और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग उठ रही है, उसने राज्य के सीमावर्ती इलाकों में एक अलग तरह का माहौल बना दिया है। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े जिलों में लगातार यह चर्चा होती रही है कि वर्षों से कुछ इलाकों में अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान पत्रों के नेटवर्क, तस्करी और संगठित अपराध ने स्थानीय प्रशासन के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा की हैं। यही वजह है कि जब भी किसी कठोर कार्रवाई या बड़े अभियान की खबर सामने आती है, तो उसका असर केवल प्रशासनिक दायरे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी गहरी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। सीमा से जुड़े इलाकों में रहने वाले कई लोगों का मानना है कि सुरक्षा एजेंसियों को अधिक अधिकार और स्थानीय प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय मिलने से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ सामाजिक संगठन यह भी कहते हैं कि किसी भी कार्रवाई के दौरान कानून और मानवाधिकारों का संतुलन बनाए रखना उतना ही आवश्यक है ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच आज बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति हमेशा से संवेदनशील रही है, क्योंकि यहां सुरक्षा, स्थानीय अर्थव्यवस्था और जनसंख्या का संतुलन एक दूसरे से गहराई से जुड़ा होता है। कई दशकों से ये आरोप लगते रहे हैं कि सीमा पार से अवैध तरीके से लोगों का प्रवेश केवल आर्थिक कारणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे संगठित गिरोहों और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क की भी भूमिका रही है। यही कारण है कि जब भी किसी सरकार या राजनीतिक दल द्वारा सख्त जांच और पहचान सत्यापन की बात की जाती है, तो उसका सीधा असर उन नेटवर्कों पर पड़ता है जो वर्षों से इस व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाते रहे हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी और अन्य पहचान दस्तावेज किसी भी नागरिक के लिए सामान्य प्रशासनिक साधन होते हैं, लेकिन यदि इन्हीं दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल होने लगे तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। कई बार जांच एजेंसियों ने ऐसे मामलों का खुलासा किया है जिनमें फर्जी पहचान पत्रों के माध्यम से अवैध गतिविधियों को छिपाने की कोशिश की गई। इसी वजह से अब दस्तावेजों के सत्यापन, डिजिटल रिकॉर्ड और स्थानीय स्तर पर निगरानी को मजबूत करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। आधुनिक तकनीक, डिजिटल डाटाबेस और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से सरकारें यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लोगों तक पहुंचे। इसके साथ ही सीमा क्षेत्रों में पुलिस गश्त, ड्रोन निगरानी और खुफिया जानकारी साझा करने जैसी व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो सीमा सुरक्षा का मुद्दा हमेशा भावनात्मक और संवेदनशील रहा है। कुछ राजनीतिक दल इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखते हैं, जबकि अन्य दल सामाजिक सौहार्द और मानवीय दृष्टिकोण पर अधिक जोर देते हैं। इसी कारण बंगाल में यह विषय केवल प्रशासनिक बहस नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति और जनभावनाओं का भी केंद्र बन चुका है।
सीमावर्ती जिलों के कई स्थानीय निवासी यह कहते हैं कि यदि अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे रोजगार, संसाधनों और कानून व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि हर व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर अपराधी मान लेना उचित नहीं है और किसी भी कार्रवाई में संवैधानिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक होना चाहिए। यही संतुलन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जब प्रशासनिक मशीनरी पूरी सक्रियता के साथ मैदान में उतरती है तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत बड़ा होता है। लगातार छापेमारी, दस्तावेजों की जांच, संदिग्ध नेटवर्कों की गिरफ्तारी और सीमा पर बढ़ती निगरानी उन लोगों में डर पैदा करती है जो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होते हैं। यही वजह है कि कई बार सख्त कार्रवाई की खबरें सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो जाते हैं। एक पक्ष इसे राष्ट्रीय हित में आवश्यक कदम बताता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण की रणनीति के रूप में देखता है। बंगाल की भौगोलिक स्थिति भी इस पूरे मुद्दे को बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। राज्य की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के कारण यहां सुरक्षा व्यवस्था हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। नदी, खेत, जंगल और घनी आबादी वाले इलाके कई बार निगरानी को कठिन बना देते हैं। सीमा सुरक्षा बलों के सामने यह चुनौती रहती है कि वे अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ साथ स्थानीय लोगों के सामान्य जीवन को भी प्रभावित न होने दें। इसी कारण केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच तालमेल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियां और सीमा सुरक्षा बल एक साथ काम करते हैं तो अवैध नेटवर्कों पर अधिक प्रभावी तरीके से कार्रवाई संभव हो पाती है। हाल के वर्षों में तकनीकी निगरानी, डिजिटल मैपिंग और डेटा एनालिसिस के इस्तेमाल ने भी सुरक्षा रणनीतियों को नया रूप दिया है। अब केवल पारंपरिक गश्त पर निर्भर रहने के बजाय संदिग्ध गतिविधियों की डिजिटल ट्रैकिंग और डेटा मिलान जैसी आधुनिक प्रणालियों का उपयोग बढ़ा है। इससे फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोहों की पहचान करना आसान हुआ है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी चेतावनी देते हैं कि किसी भी बड़े अभियान के दौरान प्रशासन को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए ताकि आम जनता का विश्वास बना रहे और किसी भी निर्दोष नागरिक को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो डेमोग्राफी चेंज जैसे शब्द अक्सर राजनीतिक बहसों में बहुत तेजी से इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनके साथ तथ्यात्मक सावधानी भी जरूरी होती है। जनसंख्या में बदलाव कई कारणों से हो सकते हैं, जिनमें आंतरिक पलायन, आर्थिक अवसर, शहरीकरण और सामाजिक परिस्थितियां भी शामिल होती हैं। इसलिए किसी भी दावे को जांच और प्रमाण के आधार पर ही देखना चाहिए। फिर भी यह सच है कि सीमावर्ती इलाकों में अवैध घुसपैठ और फर्जी पहचान पत्रों से जुड़े मामले समय समय पर सुरक्षा एजेंसियों के सामने आते रहे हैं और इन्हीं मामलों के कारण प्रशासनिक सख्ती की मांग बढ़ती रही है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आम नागरिकों की अपेक्षा यही होती है कि कानून का पालन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह सुरक्षा और अधिकारों दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। आज बंगाल में चल रही बहस भी उसी संतुलन की तलाश का हिस्सा है, जहां एक ओर सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जा रहा है। यही कारण है कि यह मुद्दा केवल बंगाल तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति और सार्वजनिक विमर्श का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में पिछले कुछ दशकों में जो जनसंख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफी चेंज करने की गहरी साजिश रची जा रही थी, उस पर इस कड़े एक्शन से पूरी तरह पानी फिर गया है। फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी बनाने वाले सिंडिकेट पर सरकार ने चौतरफा हमला बोल दिया है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए दस्तावेजों की जांच बेहद कड़ाई से की जा रही है, जिससे बांग्लादेश से आकर अवैध रूप से बसने वाले लोगों को पहचान छुपाना नामुमकिन हो गया है।